गाजियाबाद मांगे मोर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो मेरे साथ है। व्यापारी एकता मंच से हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही करूँगा मैं कि कोरोना के बाद से जो व्यापारी हैं, क्या उनके व्यापार जिस रास्ते पे पहले चल रहे थे आ चुके हैं, नहीं आए हैं, तो वजह क्या है? देखिए प्रधान जी, व्यापार कोरोना के टाइम में बहुत ख़राब हो गया था। उस समय तो एक टाइम में ऐसा हुआ था व्यापारी के लिए कि मरने तक की नौबत आ गई थी। 5 महीने बिल्कुल जो लॉकडाउन सरकार ने करा, हालांकि सरकार के लिए बहुत आवश्यक था, देश के लिए बहुत आवश्यक था और व्यापारी को बचाने के लिए एक अच्छा कदम था। लेकिन व्यापारी में ऐसा दहशत का माहौल हो गया था, क्योंकि देखिए व्यापारी के कोई अपना कोई ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं करके रखता। व्यापारी के अपने खर्चे बहुत होते हैं। व्यापारी अपना कोई स्टोर करके पैसा नहीं रखता व्यापारी के आपातकाल के अंदर, क्योंकि व्यापारी के अपना काम बढ़ाता रहता है। व्यापारी जो भी इनकम करता है, आप देखते हो व्यापार बढ़ाने से व्यापार बढ़ता है। तो व्यापार सेविंग की जगह व्यापार में पैसा लगाता रहता है। तो व्यापारी सब फंस गया था कि भाई सेल नहीं हो पा रही, दुकानें बंद हो गई, जिनकी फर्नीचर वालों की दुकानें बंद हो गई। और कोरोना लॉकडाउन के बाद भी आप देखिए 3-4 महीने तक व्यापार पटरी पे नहीं आ पाया। क्यों कि शोरूम में लोगों ने जाना बंद कर दिया, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, कहीं ना कहीं हर आदमी परेशान था। लग्जरी आइटम की सेल खत्म हो गई, आप देखिए टीवी भी सब मिलने बंद हो गए थे, गाड़ियों की सेल खत्म हो गई थी। लेकिन आज कुछ हद तक जो है व्यापार धीरे धीरे संभल रहा है। देश की हालत पहले से अच्छी हो रही है। सरकार अपनी जगह अच्छे काम कर रही है। सरकार जैसे वैक्सीन आने वाली है, आप देख रहे हो बहुत जल्दी 2 दिन बाद ही वैक्सीन आने वाली है। तो एक देश के लिए अच्छा संदेश है। और भारत एक आकांक्षा वाला, भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मेरा मतलब इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने देखा होगा इंडिया में हर प्रकार की संस्कृति, हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार की जलवायु जो व्यापार के लिए आवश्यक है। तो मेरा मानना है कि आज व्यापार धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, परंतु आज भी आवश्यकता है। जैसे बजट आने वाला है अभी 1 महीने बाद, चलिए बजट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम इंदिरापुरम के बारे में खास तौर पे आपसे जानना चाहेंगे। चूंकि इंदिरापुरम में हम बैठे हैं और लोकल मुद्दों को हम बहुत प्रायोरिटी पे उठाते भी हैं। इंदिरापुरम के व्यापार को अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि इसको पंख लगे, तो क्या वो कमियां हैं जिनको पूरा कर दिया जाए ताकि पंख लग जाए? देखिए, आप इंदिरापुरम की बात करते हो तो इंदिरापुरम का जो व्यापार है, आपने देखा होगा, अभी यहाँ मेरे पास आए हो, ये सब रेजिडेंशियल फ्लैटों में बने हुआ है। ये जो है सारे है। तो व्यापारी में कहीं ना कहीं जो जीडीए अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं उसका एक दंडात्मक रवैया रहता है। कई बार वो जो है रेजिडेंशियल में जो आप समझते हो कि भाई नोटिस आते रहते हैं, तो आदमी व्यापारी डर जाता है उस समय, क्योंकि ये व्यापार ख़त्म नहीं हो सकता। अब तो आवासीय इकाइयों में आज लाखों आदमी दुकान चला रहे हैं। जैसे अब हम सरकार से हमने बार बार मांग करी है, हमने ऊपर तक लेटर भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी कई बार, प्रधानमंत्री को भी, कि भाई इनको नियमित किया जाए। कम से कम ये जो दुकानें हैं जो आज भाई आज व्यापारी कहीं जा नहीं सकता, आप पे रोज़गार इतना है नहीं, आप देख रहे हो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आज सरकार को ऐसे मौके पर हम उम्मीद करेंगे कि जो सरकार इस बारे में कुछ जल्दी डिसीजन ले, ताकि व्यापारी वर्ग निसंकोच होकर काम कर सके, हिम्मत से काम कर सके और व्यापार में ही पूरा ध्यान लगा सके। तो एक तो इंदिरापुरम के लिए विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत जल्दी सरकार ऐसी स्कीम लेके आए, सरकार को पैसा भी आ जाएगा कि भाई ये सब रेजिडेंशियल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मांग कर। और दूसरी बात मैं एक बात और कहूँगा, जब आपने इंदिरापुरम की बात करी है, देखिए इंदिरापुरम आपने देखा होगा कि इंदिरापुरम का व्यापार मैक्सिमम काला पत्थर रोड पर फैला हुआ है। इंदिरापुरम का जो व्यापार है वो एक, यहाँ पर सोसाइटियाँ बहुत हैं, यहाँ का जो व्यापार है उसके अंदर संभावना बहुत ज़्यादा है। परंतु यह कॉमर्शियल कम्प्लेक्स सरकार ने बनाई नहीं बढ़िया तरीके से। जो भी कॉमर्शियल चीज़ें बनाई हैं, जीडीए ने, नगर निगम ने जो भी चीज़ बनाई है, वो कहीं ना कहीं रोड पे नहीं बनाई। जैसे नोएडा में आपने देखा होगा सब रोड। जीडीए की जो बुराई है वो खुल के सामने आती है। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, अध्यक्ष जी के अलावा आपसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई जीडीए गंभीर नहीं है आप लोगों की समस्याओं को लेके? देखिए सर, गंभीर तो है, लेकिन वो परेशानी में गंभीर है, मतलब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकें। जीडीए अपना काम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करता। अगर कोई नोटिस देना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम से पहुँच जाता है। ये है जीडीए का काम। नहीं, अभी आपने तंज कसा कि मतलब नोटिस देने ही आता है, जीडीए का काम यही आप कह रहे हैं? जो नोटिस देने आते हैं, अगर उनको बात करो साफ़ सफाई की, तो वो जो है कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह का कोई टाइम नहीं, वो दोपहर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये तो है जीडीए का काम। लेकिन आपका जो इंदिरापुरम का इलाका है, ये रख रखाव तो जीडीए करता है। जीडीए करता है, लेकिन वो जिस तरीके से करना चाहिए, जो टाइमिंग होनी चाहिए। मेरी दुकान है, क्या टाइमिंग ऐसी क्या होनी चाहिए जो आपको बुरी लग रही है जीडीए नहीं कर रहा है? बताता हूँ। क्या, मेरी दुकान सुबह 8 बजे खुलती है, ठीक है, वो 8 बजे दुकान खुलती है, वो 11-12 बजे झाड़ू मारने आते हैं। वो सारा हमारा नगर निगम का काम है वो जी, वो भी तो जीडीए के अंडर आता है, वो अलग तो है नहीं। और रही महंगाई की बात, मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले दुकान खोली थी,
तो चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं। अब मैं सिलेंडर उस टाइम लेता था 1200 रुपये का, आज की डेट में 1400 रुपये सिलेंडर है। और तेल घी वगैरह जो भी है वो जो है पीक पे है इस टाइम। पीक पे है, मतलब कि जमीनी स्तर की बात करें तो साफ सफाई की दिक्कत है, और ऊपर के लेवल की बात करें तो महंगाई से भी खुद व्यापारी परेशान हैं। एक युवा व्यापारी हमारे साथ हैं, क्या मैसेज देंगे आप सरकार को? अगर कुछ कहना हो, आप एक व्यापारी हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, अभी जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रख के ना करके स्टेट गवर्नमेंट को इंडिविजुअली, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देख लो, उन्होंने जैसे जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे 50% प्रीमियम कट कर दिया। अब जितने भी वहाँ पे या तो जो फ्लैट ओनर्स हैं वो धीरे धीरे अपने फ्लैट्स भी निकाल रहे हैं, और इससे एक रिवाइवल उन्होंने इस सेक्टर को, रियल एस्टेट पर्टिकुलर सेक्टर को एक पुश दे दिया। अब ऐसे धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट्स इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे काम करें, अपना काम करना चाहिए। अच्छा, दोबारा हम प्रदीप जी के पास चलेंगे। अभी एक युवा व्यापारी ने कहा कि महाराष्ट्र से कुछ सीख लेनी चाहिए। लगता है कि योगी जी को भी, जो यूपी के मुखिया हैं, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, आप देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन सरकार ने रियल इस्टेट पे जीएसटी बढ़ा दी। जीएसटी पहले सर्विस टैक्स नहीं था पहले। आज ये टाइम है कोरोना के बाद में कि रियल इस्टेट को पुश करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार पे राजस्व की जो प्राप्ति होती है वो रियल इस्टेट सेक्टर से होती है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये सेक्टर देता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ में इसका योगदान है, सबसे ज़्यादा लोग इससे, सब सरकार भी कोई पैसा मिलता है और देश को भी और राज्यों को भी। तो सरकार को इस सेक्टर के अंदर ऐसे टाइम में, ताकि ये पुश हो सके, जीएसटी कम कर देनी चाहिए। इस पर जो है कुछ समय के लिए जैसे टीडीएस सरकार ने कम करा है, 1 रुपये के 75 पैसे करा है, इसको कुछ पहले नहीं था टीडीएस वगैरह, तो सरकार कहीं ना कहीं सुविधा दे सकती है। रजिस्ट्री का रेट कम कर देना चाहिए। रजिस्ट्री 7% की है। आज देखिए ना, अभी जैसे आप बात सुन रहे थे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय एक्शन ले रही है, किस लिए? कि रियल इस्टेट पुश होगा तो उससे 250 इंडस्ट्री से कनेक्टेड है रियल इस्टेट से। आज चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, प्लाईवुड की हो, चाहे बिजली की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे सीमेंट की हो, हरिता और सब इससे संबंधित है। तो आज सरकार को गाजियाबाद के विकास के लिए, मैं तो गाजियाबाद की बात करूंगा, और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस योगी सरकार को ये चाहिए कि इस संबंध में बहुत जल्दी कोई अच्छे डिसीजन ले, ताकि बजट के अंदर ऐसे प्रावधान करे ताकि ये सेक्टर पुश हो सके। बजट के अंदर चूंकि जीएसटी और तमाम जो टैक्सेस लगते हैं उन पे छूट की डिमांड है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप भी बोल लीजिए, कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं, पहले किस चीज़ के व्यापारी हैं बताइए? इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है और मेरी ये शॉप है यहाँ पे इंदिरापुरम में। यहाँ पर बिजली की बहुत महंगा है। यूपी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है दिल्ली के बनस्पत काफ़ी महंगी है। तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उसका रेट यहाँ रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, साफ़ सफाई का, जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ सब साफ़ सफाई की बहुत प्रॉब्लम्स है। अथॉरिटी यहाँ पे ठीक से साफ़ सफाई नहीं कर पाती है। दूसरा, यहाँ पे एक पार्किंग की समस्या है कि रोड पे अनऑथराइज तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जो सही व्यवस्थित तरीके से नहीं खड़ी होती है। उससे कस्टमर को आने में यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। तो ये व्यापार मंडल के साहब, ये जो पार्किंग की समस्या है तो बहुत दिनों से है, ये पार्किंग की समस्या सॉल्व क्यों नहीं होती? चूंकि आप बहुत सालों से प्रेसिडेंट हैं। के लिए जीडीए का था कि हम मल्टीनेशनल पार्किंग बनाएंगे। आपने देखा पालिका बाजार के अंदर अंदर पार्किंग है, पार्क के नीचे पार्किंग है। जब इंदापुरम बसा था तो ऐसी उम्मीद नहीं थी सरकार की। मैं सरकार को ही दोष देना नहीं चाहूँगा, केवल कहीं ना कहीं सरकार को इतना नहीं पता था कि यहाँ पर रेजिडेंशियल में ऐसा व्यापार हो जाएगा। लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को अभी जीडीए ने बीच में निकाला भी था एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए स्वर्णदीप पार्क के पास है मल्टीनेशनल पार्किंग के लिए। तो इस संबंध में सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो गाड़ियाँ। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए आज कोई भी आदमी हो, जब तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कुछ समय के लिए सरकार करती है, जब तक वो रेगुलर नहीं करेगी। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि भाई आप अगर कोई आदमी गलत पार्किंग कर रहा है तो सरकार उस पर एक्शन ले। हमने मांग करी थी पहले, जब डीएम थी ऋतु महेश्वरी जी थी, तो हमने कहा भी जो दुकानें हैं उनके कम से कम 2 फुट का दायरा हमें दे के चलो, और एक गाड़ी जो कच्चे में रहती है सड़क के पार में वो खड़ी हो सके, उसके बाद आप गाड़ी में चालान काटो। कुछ समय करते हैं, फिर नहीं करते। अगर ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो पार्किंग समस्या काफ़ी हद तक लगाम हो जाए। निश्चित तौर पे इंदिरापुरम का जो इलाका है पॉश इलाका माना जाता है, और व्यापारी यहाँ पे बड़ी संख्या में भी हैं, और पार्किंग की जो एक समस्या है वो बड़ी समस्या है। आप मुझे बताइए कि
आप कब से देख रहे हैं ये पार्किंग की समस्या? पार्किंग की जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से चल रही है और प्रशासन ने बीच में थोड़े बहुत प्रावधान भी लेके आई थी कि बीच में इन्होंने ये टो वैन वगैरह भी चलाई थी इन्होंने। शिप्रा रिवरा मॉल था, वहाँ पे इन्होंने एक एरिया बनाया था वहाँ पे, तो लोगों की गाड़ियाँ टो करके, बस कुछ टाइम तो प्रशासन करती है, लेकिन एक हफ्ते महीना 15-20 दिन चलाने का ये मुहिम चलाने के बाद फिर वो बंद कर देती है वो। ये अगर ये कॉन्टिन्यूटी में अगर ये चलता रहा तो पार्किंग की समस्या बहुत हद तक ठीक भी हो जाएगी, लोग मान भी जाएंगे इसमें। ये लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई की भी समस्या है, पार्किंग की भी समस्या है, बिजली की समस्या बता रहे हैं, तो कुछ और भी है जो समस्या नहीं है या कुछ अच्छा भी हुआ है यहाँ पे? मैं बताता हूँ, बिजली बहुत महंगी है। अगर आप और राज्यों के भी देखोगे तो बिजली इस टाइम यहाँ पे 11 रुपये यूनिट है, यहाँ पे ऑन एवरेज यहाँ पे 11 रुपये यूनिट जो है बहुत महंगी यूनिट है। और सबसे बड़ी समस्या ये आई, जैसे अब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद जो बिजली का जो बिल था, लोगों ने शटर खोले, सबके 20-20 हज़ार रुपये के बिल आए, रेंट, बिजली का बिल, ये और पीछे जो व्यापारी को जो और जो पेमेंटें देनी थी, सेल होनी रही, मतलब व्यापार जो है इस टाइम बुरी तरीके से फंस चुका है। आप किस चीज़ के व्यापारी हैं? मेरा जूते का काम है और जब मैंने अपना 3 महीने बाद शटर उठाया था मैंने, कोरोना के बाद? कोरोना के बाद सबसे पहले मेरे पास 20,000 रुपये का बिल आया था मेरे पास है। तो मैं सबसे पहले बिजली विभाग में गया, मैं जी सरकार ने हमारे लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जिससे हमारा मतलब बिजली में या 20,000 का 10,000 का बिल हो जाए। हो गया जी 20 का 30 हो जाएगा, 20 का 10 नहीं होगा। किसने बोला था ये? बिजली विभाग में जी। नाम बताइए उसको जरा। ऐसा तो कोई ध्यान नहीं। किस पोस्ट का आदमी था? जो बैठते वहाँ पे जो अधिकारी वगैरह। चलिए समझ सकते हैं कि कोरोना काल में शटर डाउन है, फिर भी 3 महीने का 20,000 का बिल है। आप समझ सकते हैं एक जूते का शॉप है उसकी ये बिल है। जी बताएं। और भी मतलब काफ़ी समस्याएं, जैसे अब अगर हमारा जो ये बीमा, लेकिन सरकार ने तो कहा था कि माफ़ होगा बिजली का बिल वगैरह जब है। कुछ नहीं, कोई माफ़ नहीं है जी। यहाँ पे हमने एक पाई दी है हमने, ठीक है। रेंटल की अगर देखा है तो हर जो रेंटल का हमारा, जैसे हम सपोज हमारी दुकान रेंट पे है, जैसे और भी व्यापारी हैं उनकी रेंट पे है, तो मालिकों ने पूरा रेंट लिया, वसूला है पूरा अच्छे से, ठीक है ना। किसी को कोई रियायत नहीं मिली, ना सरकार की तरफ से कि इनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाए कि ये व्यापारी हैं ये रेंट नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ने अपना अपना रेंट दिया, जो दे पाया वो अपना बिजनेस कर गया, जो नहीं दे पाया वो अपना बंद करके चला गया। आपने भी बिजली का बिल और ये रेंट दिया है क्या? मैंने भी बिजली का बिल, पूरा बिजली का बिल दिया है और कंप्लीट रेंट दिया है, इसमें कोई हमें रियायत नहीं। आपने बिजली विभाग से कहा नहीं कि भाई साहब हमने कुछ किया ही नहीं, कहा है झूठ में बिजली का बिल मांग रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, वो हमने पूरा उसका पे किया है। पूरा पे किया है। 1,000 से रुपये। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चूँकि युवा जो हैं हमारे साथ इस समय ज़्यादा हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। ये पॉलिसीज़ तो सरकार कह रही है कि हम बना रहे हैं, कोरोना काल में जो था उसको छूट भी दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि सरकार ने वो कदम सारे उठाए हैं जो व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या कमियां क्या लग रही हैं आपको? जैसे कि सर ने अभी बताया, कई चीज़ें हैं कमियों को लेकर। जैसे सर ने बताया इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है। कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, मैं बताऊं तो, जैसे कि वो बोलते हैं पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी नहीं आता कई बार। तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, लाइट की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं ऐसे इशू। चलिए आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? सर जैसे कि ये चार्जेस जो लगते हैं, रजिस्ट्री चार्जेस, ये कम होने चाहिए। रजिस्ट्री, अच्छा प्रॉपर्टी में आप काम करती हैं? तो रजिस्ट्री चार्जेस कम होने चाहिए। उसकी वजह से भी काफ़ी क्लाइंट्स जो अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए फिर मना ही कर देते हैं एक तरीके से, कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए ये समस्याएं आई हैं। क्या वाकई चार्जेस ज़्यादा हैं प्रॉपर्टीज़ अगर कोई लेता है, ताकि दिक्कत आती है? देखिए आज आपने प्रॉपर्टी ली तो उसमें से आप हमारे 25% सरकारें ली जाती है। देखिए उसमें 7% रजिस्ट्री के चार्ज हो गए। आज कोई फ्लैट आपने बिल्डर बनाता है, 12% GST लगा लिया आपने, 7% रजिस्ट्री हो गई, 1% सरकार TDS लेती है, 18% ये हो गए। और सरकार को देखा जाए, सरकार उसमें जो बिल्डर बनाता है उसके भी 30% का स्लैब इनकम टैक्स का हो गया। तो आप ये सरकार ही उसमें ज़्यादा पैसा कमा रही है। सरकार कहीं ना कहीं छूट दे सकती है, रजिस्ट्री के अंदर 4% कर दे, भाई नोएडा की तरह, या कहीं और भी जो राज्य हैं जहाँ पर रजिस्ट्री की रेट कम है। हमारे शुरू से मांग रही है कि एक तो रजिस्ट्री की रेट सरकार को कम करनी चाहिए, और ख़ासतौर से कोरोना काल के अंदर, जैसे अभी मैडम भी कह रही हैं, भाई रियल इस्टेट में काम कर रही हैं, माल तब बिकेगा, खरबूजा जो कटेगा, चाहे उसमें चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, तो कटना ही है वो। तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक पे लोड पड़ता है तो माल कम बिक पाता है, प्रॉफिट कमा पाता है। सरकार कहीं ना कहीं अपना मार्जिन कम कर सकती है आज के टाइम में खास तौर से। ऐसा नहीं, पैसा सरकार को मिलना ही मिलना है, रियल इस्टेट जितना चलेगा सरकार को उतना पैसा आएगा। रियल इस्टेट के व्यापारी हैं तो रियल इस्टेट के लिए उन्होंने मांग की। सर आप क्या व्यापार करते हैं और क्या मांग करते हैं, बता दीजिए। छोटा रेस्टोरेंट है। लॉकडाउन में तो मैं क्या बताऊँ सर, मेरी अच्छा खासा चल रहा था दिल्ली में, और लॉकडाउन में ऐसी कमर टूटे कि हमने बंद करना पड़ गया वो। मांग क्या करते हैं साहब बताइए।
ये करते हैं सर, जो महंगाई आसमान पे जा रही है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं 2 महीने में मेरा एक एवरेज जो मेरा 1200 का था वो 1400 हो गया, और जो आइटम यूज़ होते हैं वो सारा कुछ जो है 200-400 रुपये 200-400 रुपये महंगे हुए हैं। चलिए, महंगाई मांग, आप क्या व्यापार करते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मेरा जूते का व्यापार है मेरा, है ना। पहले तो बिजली दर जो है ना बहुत महंगा है, उसमें कुछ रियायत होनी चाहिए उसमें। दूसरा, हमारे लिए भी कोई इंश्योरेंस या कोई इस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारा व्यापार सेफ रहे जाए। इंश्योरेंस, खुद की इंश्योरेंस सरकार ने पहले भी कहा था, क्या उसमें कुछ बात आगे बढ़ी है? कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, हमें तो कोई एक मैसेज तक नहीं आया उसका, क्या उसका प्रावधान है या क्या उसमें है कोई, मतलब जैसा अब जीएसटी के हम जीएसटी भरते हैं तो जीएसटी से तो लिंक रहते ही हम, तो सरकार जीएसटी के थ्रू हमें लिंक कर सकती है कि ये हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। और भी अब नोटिस देना होता है उसका तो मैसेज आ जाता है। अगर सरकार कोई स्कीम लाती है उसका भी मैसेज हमारे पास आ जाना चाहिए उसी लिए। मैसेज आना चाहिए। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या व्यापार करते हैं और क्या मांग करते हैं? मेरा इलेक्ट्रिकल का व्यापार है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और मैं यही मांग करता हूँ कि एक तो ये बिजली की दरें कम होनी चाहिए यहाँ पर, दूसरा साफ़ सफाई का और पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, आप युवा व्यापारी, ये बता दें आप क्या मांग करते हैं, क्या व्यापार करते हैं? मांग वही है, मतलब सरकार से हम तो मांग ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार के भी हमें पॉकेट देख के, क्योंकि उन पे भी ऐसा कोई जीएसटी कलेक्शन या इनकम टैक्स का कलेक्शन ऐसा टाइमली नहीं आया, तो मतलब मैं दोनों ऐसे एकदम किसी की साइड नहीं ले सकता। चलिए, ये एक बड़ी बात है कि सरकार के साथ भी लोग चाहते हैं कि मतलब खड़े रहें, क्योंकि सरकार सही रहेगी तो काम जो है, देश जो है वो अच्छा चलता रहेगा। फाइनल कमेंट जो है गुप्ता जी आपसे कि क्या ऐसे 4 काम हैं जो कर दिए जाएं ताकि इंदिरापुरम जो है व्यापारी खुश हो जाए? देखिए, एक तो जैसे यहाँ के लोगों से हमने बात करी, पार्किंग की समस्या है। सरकार पार्किंग का जीडीए, अब ये जीडीए के हाथ में नगर निगम आने वाला है बहुत जल्दी, आप देख ही रहे हो, पढ़ रहे हो रोज रोज। तो जीडीए को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होने के बाद पार्किंग व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए, जब प्राइवेट ठेके को दे वो। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा था, मैंने पहले भी बताया था कि नियमित करे वो जो व्यापारी, यहाँ ज़्यादातर व्यापारी जो है वो रिहायशी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। तीसरी बात, मैं योगी जी से मांग करूंगा कि कम से कम जैसे वही कोरोना काल में व्यापारी दुखी रहा है बिजली के अंदर, बिजली के रेट वास्तव में ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में तो काफ़ी हद तक छूट दे रखी है, पानी में छूट दे रखी है, उनको देख करके कुछ ना कुछ उसमें छूट मिलनी चाहिए ताकि व्यापार में कुछ पैसा बचेगा, तभी तो देश में आए पाए भाई। आप ये व्यापारी की जिम्मे ऐसा है। चौथी मांग में एक और जो करूँगा, जो मेन है कि जो पैसा आप देते हो, जैसे एमएसएमई में देख लो या छोटे व्यापारी को देख लो, बातें बहुत होती हैं, पैसा नहीं आ पाता। ऋण जो मिलता है, लोन मिलता है, लोन पे 2% सब्सिडी, जैसे कोरोना के अंदर पैसा खत्म हो गया व्यापारी पे, आज व्यापारी को पैसा देने के लिए दुनिया भर की फॉर्मेलिटी है कि भाई व्यापार एकदम मिल जाएगा, पैसा हाथ में नहीं आ पाता। तो व्यापारी को कम से कम 2-4-5 लाख का लोन जो है। एक सवाल मेरे मन में और आ गया है, चूंकि इंदिरापुरम को लेके जीडीए कह रहा है कि जीडीए जो है इंदिरापुरम को अब अपने कंट्रोल में नहीं रखेगा, नगर निगम को दे देगा, तो आपको लगता है फ़ायदा होगा उससे? देखिए, नगर निगम भी जो आपको पता है भ्रष्टाचार सब जगह है, मुझे नहीं कहना चाहिए, नगर निगम हो चाहे जीडीए हो, सब में सबका इतिहास सबको पता है। ये बात मैं आपके चैनल पे ऐसे नहीं कह सकता, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक जगह रहे, जैसे आज जीडीए की कॉलोनी है, अगर जीडीए के हाथ में रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नगर निगम दो एजेंसी पे नहीं होना चाहिए, एक ही पे होगा तो कुछ बेहतर होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पे प्रदीप गुप्ता जी जो थे, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बातें रखी, लेकिन जो मूल बातें हैं वो समझ में आई है कि बिजली के बिलों को लेके लोग परेशान हैं, पार्किंग को लेके परेशान हैं, साफ सफाई की बात लोगों ने की। ये वो रियल ग्राउंड की चीज़ें हैं जो कहीं भी होनी चाहिए, और अगर ये चीज़ें होंगी तभी शायद व्यापार भी आगे बढ़ेगा और व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो आम जनमानस है उनको भी राहत महसूस होगी। लेकिन अब तक नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लोकल न्यूज़, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।